देखिए, कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि विवाह की दशाएं कौन सी होती हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं। जब भी विवाह में बाधाएं आ रही होती हैं तो अक्सर लोग मैच मेकिंग करवा करके भी परेशान हो जाते हैं। तो उनका प्रश्न होता है कि मैं कैसे लड़के या लड़की के साथ विवाह करूं कि जिससे मेरा आने वाला जीवन सुखी रह सके। उनका कहने का मतलब होता है कौन सा लगन, कौन सा कौन सी राशि का लड़का या लड़की मेरे लिए ठीक रहेंगे। कई बार अच्छी मैच मेकिंग मिलने के बावजूद भी दो लोगों के विचार नहीं मिलते। इसके विपरीत कम गुण मिलान पर भी दो लोग लव मैरिज करने को तैयार हो जाते हैं। गुण 14 मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं, और दोनों का अट्रैक्शन भी एक दूसरे के प्रति बहुत रहता है, बेशक गुण कम मिल रहे होते हैं। तो टेक्निकली ज्योतिषी कहता है कि तुम दोनों के गुण कम मिल रहे हैं, तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिए। पर लड़का और लड़की कहते हैं नहीं, हम दोनों के दोनों बहुत खुश हैं और हमें लगता है कि हमें विवाह करना चाहिए। तो यहां पर प्रश्न उठता है, क्या हर व्यक्ति का सामने ऐसा ऑप्शन होता है कि वो किसी ऐसे लगन या राशि के लड़का लड़की को चूज करे जिनसे उनका अट्रैक्शन लंबे समय तक बना रहे। यानी कि एक प्रकार से लग्नों में मित्रता। तो मैरिज एस्ट्रोलॉजी का सूत्र कहता है कि लड़का और लड़की जब शादी करते हैं तो उनकी कुंडली के लग्नों में मित्रता होनी चाहिए। अब आपका दिमाग में प्रश्न आएगा कि भाई, लग्नों की मित्रता का मतलब क्या वो ग्रहों की मित्रता से है? तो मैं आज आपको एक बेस्ट टेक्निक देता हूं, जो फार्मूला बहुत ही अचूक है। मतलब अगर लग गया तो रामबाण। जब भी लड़का या लड़की शादी करें तो केवल मात्र ये सूत्र अगर वो ध्यान में रख लेंगे तो बहुत हद तक मैरिज लाइफ की तकलीफें कम हो सकती हैं। खास करके ये सूत्र उन लोगों को बहुत काम आएगा जिनकी कुंडली में ऐसे योग उपस्थित हैं जिनके अनुसार विवाह के बाद काफी परेशानियां हैं। उनके लिए ये फार्मूला बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। और अपने जवान बेटा या बेटी को भी ये फार्मूला जरूर दीजिए, और किसी को दें या ना दें, उन्हें जरूर दें, ताकि मित्रता करते समय वो कम से कम खुद ही इतना तो कम से कम मिला लें। बेशक मैच मेकिंग ना करें, बस इतना मिला लें कि कौन सा लगन का है लड़का, ये लड़की कौन से लगन की है। जो जिस भी लगन के साथ
आप विवाह करना चाहते हो, या आप जिनका विवाह हो चुका है उनके साथ कौन सा लगन का पुरुष या स्त्री बेस्ट रह सकता। तो सभी लोग अपनी कुंडलियों को खोल करके ध्यान से समझेंगे तो उनको सूत्र समझ में आ जाए। सपोज करो कोई लड़का कर्क लगन का है, तो उसको कैसे लगन की लड़की ढूंढनी चाहिए, तो उसका सूत्र है ये। तो कर्क लगन का लड़का है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप सभी के सभी हूबहू सेम एग्जाम्पल अपनी अपनी कुंडलियों पर अप्लाई करते। कुंडली का दूसरा भाव में जो भी राशि फॉल करती है, यानी कर्क लगन वाले के लिए दूसरा भाव कौन सा हो जाएगा, जहां पे सिंह राशि फॉल करे, यानी सिंह लगन की लड़की। कर्क लगन वाले के लिए सिंह लगन की लड़की बहुत सुटेबल रहे। अब आपने क्या नोट करना, सूत्र आपने नोट करना है दूसरे भाव का जो स्वामी ग्रह है, यानी जो दूसरा भाव है उसका लगन, दूसरा भाव में जो राशि फॉल करती है वो वाला लगन सबसे ज्यादा सुटेबल है। और कौन सा रहेगा, फोर्थ हाउस, यानी चौथा भाव। अब कर्क लगन वालों के लिए चौथे भाव में कौन सी राशि फॉल करेगी, तुला राशि। यानी अगर तुला लगन की लड़की है तो भी अच्छा मैच। फिर है पंचम भाव, यानी वृश्चिक लगन, क्योंकि पंचम भाव में वृश्चिक राशि फॉल करेगी। फिर है अष्टम भाव, यानी कि कुंभ राशि, यानी कि कुंभ लगन की लड़की, वो भी सुटेबल मैच। फिर है नवम भाव, यानी कि मीन लगन, मीन राशि। और सबसे लास्ट में है 12वां, यानी कि मिथुन लगन। ये फार्मूला 3 जगह अप्लाई हो सकता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी मित्रता किससे लंबे समय तक रह सकती है, किससे आपके विचार मिल सकते हैं, अब ये लड़का लड़का भी हो बेशक, मित्रता केवल सिंपल फ्रेंडशिप, सोशल फ्रेंडशिप निभाना चाहते हैं, हमें सोसाइटी में कुछ लोग मिलते हैं उनसे हमारी फ्रेंडशिप होती है, किसी के 5 फ्रेंड है, किसी के 10 फ्रेंड है, तो केवल इसी से कैलकुलेट कर लिया करो कि अगर किसी का मान लो मेष लगन है तो तुरंत कैलकुलेट कर ले कि मुझे वृष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और मीन लगन का कोई भी पुरुष है या स्त्री है, उसके साथ मेरी दोस्ती सुटेबल रहेगी। पहला तो फार्मूला यहां लग जाएगा। और दूसरा लगेगा पार्टनरशिप में। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, आप ये प्रश्न बहुत आता है कि साहब मेरे पास पार्टनरशिप का ऑफर है, मैं फला बिजनेस करना चाहता हूं, तो मैं फलाने के व्यक्ति के साथ करूं कि ना करूं। तो आपको ये फार्मूला लगा के देखना, और बहुत सटीक है ये फार्मूला, ये बता दो। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेना कि जो प्रोडक्ट है जिसका वो व्यापार करने जा रहे हैं या जो काम करना चाह रहे हैं, वो उनकी कुंडली के हिसाब से सुटेबल है या नहीं है। अगर सुटेबल है तो फिर आपने जब मैचिंग करनी है तो ये देखना है इनका कौन सा लगन, पार्टनर का कौन सा लगन है। और तीसरा शादी, शादी करते समय तो ये फार्मूला अवश्य भावी लगावे ही लगावे, उससे नहीं चूकना है। तो 3 जगह इस फार्मूले का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हो, और बहुत सिंपलेस्ट फार्मूला है पर बहुत ही सटीक है, बहुत अचूक है। अब आप में से कईयों का प्रश्न फिर उठेगा
साहब अपना तो नहीं मिल रहा इसमें, जो आपने बता दिया है, बंदा गलत पकड़ा गया है, राह में चलते चलते गलत आदमी मिल गया, यानी कि गलत लगन का आदमी मिल गया। तो अब हमने ये देखना है जो हमारा जीवन साथी है उससे हमें किस पॉइंट पर फायदा मिलेगा और किस पॉइंट पर नुकसान हो जाएगा। तो जो भी आपके हस्बैंड का लगन होगा या आपकी वाइफ का लगन होगा, आपने सिंपली ये देखना है कि आपकी कुंडली का वो कौन सा भाव है। जैसे मान लो कर्क लगन का लड़का है और उसकी दोस्ती होगी कन्या लगन की लड़की से, तो यहाँ कौन सा हाउस राइज हो रहा है? तो आप बोलेंगे तीसरा भाव। और एक चीज ध्यान रखना, जैसी आपकी पत्नी आएगी या जैसे ही जिस लगन का आपको पति मिलेगा, आपकी जिंदगी में वो हाउस सुपर एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस बात की बड़ी कोशिश करना कि कोई जिस हाउस को आप ज्यादा एक्टिवेट नहीं होना चाहते वो ना हो। अब जैसे तीसरा भाव अगर एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा? मशक्कत लाइफ में बढ़ जाए, भाग दौड़ लाइफ में बढ़ जाए। और ध्यान रखे, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, दूसरा, सॉरी, 11वां भाव, ये भाव जब राइज होते हैं यानी कि इन लग्नों के जीवन साथी आपको प्राप्त होते हैं, तो आपस में थॉट प्रोसेस नहीं मिलता है, माइंड मैच नहीं करता है। अब वो शादी चलती भी रहेगी तो दोनों में से एक पार्टी दुखी और दूसरी पार्टी बहुत दुखी रहेगी। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, एक पार्टी दुखी रहेगी, दूसरी पार्टी बहुत दुखी रहेगी। और डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कौन दुखी रहता है और कौन बहुत दुखी रहता है। ये आपको इतने बढ़िया बढ़िया सूत्र मैं दे रहा हूं, आप मास्टर बन जाओगे, ये समझ लो इस चीज के, मैरिज एस्ट्रोलॉजी। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ गया? ये बहुत भाव सिंपल फार्मूला। एक बार और रिपीट कर दें सर भाव। रिपीट मत कराया करो सागर साहब, आप बहुत मेहनत करवाते हो मेरे से, एक्स्ट्रा चार्ज लगा दूंगा मैं। ठीक है सर। सर सिंपल ये सेवंथ का आपने देखो कि कभी भी नहीं बताया। आपकी कुंडली से दूसरा भाव, चौथा भाव, बीपीएससी। पांचवा भाव, आठवां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है जीवन साथी चुनने के। इनके अलावा जो भी भाव होगा, इनके अलावा जो भी भाव होगा वो कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करेगा। सर सेवन हाउस के बारे में नहीं क्लियर, ना इस ग्रुप में ना उस ग्रुप में। क्या हो गया? सेवंथ, सेवंथ का मैंने बोला सेवन, ही नहीं गुलाब जी। हाँ तो वो ना इस मैं अभी ग्रुप में है। बताऊंगा, अभी बताऊंगा ओके मैं। सर, ओके ओके, सॉरी सर। पहले तो मैं ये वाला देख लूं, क्योंकि गुलाब जी सप्तम भाव जो होता है इसे समसप्तक कहते हैं, पर हर लगन का समसप्तक नहीं बनता, मतलब बेस्ट मैच नहीं करता। जैसे मेष लगन और तुला लगन का तो समसप्तक बहुत प्यारा बन जाता है, कि अगर मेष लगन का व्यक्ति है और उसका जीवन साथी तुला लगन का हो तो ये समसप्तक अच्छा माना जाएगा। पर इसके विपरीत वहीं पर कर्क लगन हो और जीवन साथी मकर लगन का हो तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसको समझाना था, इसको एक फार्मूले के तहत फिट नहीं कर सकते। अब लॉजिक क्या है इसका, कि मेष लगन वाले का तो समसप्तक तुला लगन वाला बहुत अच्छा बन रहा है,
जबकि कर्क लगन वाले के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीजन है कि मंगल शुक्र के प्रति विशेष आकर्षित रहता है। मंगल शुक्र के प्रति विशेष आकर्षित रहता है, यानी कि मेष लगन का पुरुष हो या स्त्री हो, अगर उसका जीवन साथी तुला लगन का है जिसका स्वामी शुक्र है, तो वह आकर्षित रहेगा। अब ये मेष लगन के साथ हो गया। अब वृष लगन के साथ भी यही घटना घट जाती है कि मंगल और शुक्र का अट्रैक्शन, क्योंकि वृष लगन में सप्तम भाव का स्वामी फिर मंगल बन जाता है। यानी अगर वृष लगन का लड़का है और लड़की वृश्चिक लगन की है, तो एक का स्वामी मंगल हो गया, दूसरे का शुक्र, फिर अट्रैक्शन बन गया दोनों में, तो समसप्तक बिल्कुल फिट है। पर जैसे ही मिथुन लगन आएगा, अब लड़के का मिथुन लगन और लड़की का हो जाए धनु लगन, अब यहां पे समसप्तक वाली बात नहीं बनेगी, मतलब यहां पर अट्रैक्शन नहीं बनेगा। बुध का कोई अट्रैक्शन गुरु के प्रति नहीं है, तो यहां पर ये फार्मूला कामयाब नहीं होगा। सेम कर्क लगन वाले के साथ मकर लगन का हिसाब किताब अच्छे से नहीं बैठेगा। ये मैं मोटा मोटी बता रहा हूं, फिर भी इसमें डीप में जाना पड़ता है। डीप में जाने का मतलब और सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जहां मैं अट्रैक्शन बता रहा हूं, हो सकता है वहां पे थोड़ा अट्रैक्शन का पावर कम हो, उसका भी एक फार्मूला है। पर पहले मोटा मोटा समझ लो ये मोटा मोटा क्या चीज। तो सिंह लगन वाले के साथ कुंभ लगन का बात नहीं बैठेगी। अब सेम आगे तक करते जाओ। कन्या लगन वाले का मीन लगन वाले के साथ नहीं बैठेगी, क्योंकि बुध और गुरु का आपस में हिसाब किताब नहीं बनेगा। अब ये बाकी सब उल्टा कर दो। अब तुला लगन मेष लगन, बात वही आ गई। वृश्चिक लगन शुक्र लगन, बात वही आ गई। धनु लगन का लड़का और मिथुन लगन की लड़की, बात नहीं बनेगी। आप ऐसे ही करते चले। मकर लगन का लड़का लड़की कर्क लगन, बात नहीं बनेगी। कुंभ लगन का लड़का सिंह लगन की लड़की, बात नहीं बनेगी। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? मीन लगन का लड़का और कन्या लगन की लड़की, बात नहीं बनेगी। तो उसको अपन एक सूत्र में नहीं पिरो सकते थे, इसलिए सप्तम भाव को मैंने सबसे लास्ट में लिया। अब इतनी चीज बात समझ में आ गई। आपका कोई किसी को नहीं समझ में आया वो बताइए। हाँ प्रमोद जी। सर नमस्कार सर। ये जो 3, 6, 10, 11 उच्च भाव हो गए, इस लगन में आने से क्या होगा? मशक्कत बढ़ जाएगी, दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ जाएगा। ये लोग ग्रोथ तो करेंगे, फाइनेंशियली तो ग्रोथ मिलेगी इन लोगों को, बट आपस में विचार मैच नहीं करेंगे। मतलब मिथुन लगन और जैसे जैसे समझाता हूं, जैसे मेष लगन का लड़का हो और लड़की मकर लगन की हो, तो मेष लगन का लड़का मकर लगन की लड़की, तो लड़के का कौन सा भाव राइज हो रहा है? 10th हाउस, दसम भाव राइज हो रहा है। और दसम भाव क्या है? कैरियर, कर्म, सफलता। अब आप मेष लगन और मकर लगन वालों की शादी करा दो, तो लड़के की जिंदगी में क्या बढ़ेगा? कर्म बढ़ जाएगा, 10th हाउस का रोल बढ़ जाएगा उसकी वाइफ के आने से। अच्छी बात क्या होगी कि मेहनत मशक्कत पूरी करेगा, कैरियर के प्रति बहुत फोकस रहेगा बंदा, और काम काज उसका ठीक चलने लगेगा। अगर उसके कोई भी दसम भाव में प्रॉब्लम है, तो दसम भाव की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड वाला, मतलब 10th हाउस का लगन वाला उसका जीवन साथी उसके जीवन में आ गया।
तो काफी हद तक दसम भाव के दोषों को दूर कर देगा। अब देखो ऐसे देखी जाती, पर पहला भाव, छठा भाव, 10वां भाव, ये इनका प्रेम से कोई लेना देना नहीं। 1, 6, 10 इनका प्रेम से कोई लेना देना नहीं। तो इनके बीच में प्रेम हो या ना हो, पर ये लोग वैसे ग्रोथ बड़ा अच्छा कर जाएंगे जैसे कर्क लगन का लड़का हो, मेष लगन की लड़की हो। तो लड़के को शादी के बाद सफलता तो बहुत मिल जाएगी, पर प्रेम की कोई गारंटी नहीं। देखो सूत्र समझ रहे हो ना, पर प्रेम की कोई गारंटी नहीं। इसी प्रकार से लड़का मेष लगन का हो, मैं मेष जानबूझ के ले रहा हूं ताकि आपको सीधा सीधा समझ में आ जाए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली है। और लड़की कन्या लगन की हो, तो कौन सा भाव राइज हो गया? छठा। अब कौन चाहेगा छठा भाव राइज हो जाए जिंदगी में? कौन चाहेगा कि कर्जा, रोग, शत्रु, मुकदमेबाजी, मशक्कत, कंपटीशन, मानसिक तनाव, ये सब बढ़ जाए जीवन में? कोई नहीं चाहता। होगा क्या? शत्रुवत व्यवहार एक दूसरे के प्रति पैदा हो सकता। अच्छा, एक और चीज, आज ही मेरे पास एक केस आया जिसमें मैंने कहा मैरिज लाइफ में काफी चैलेंजेस हैं, दाम्पत्य सुख में कमी है। तो ये कुंडली को बड़ा उपाय करने की आवश्यकता है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। मैंने एक क्लाइंट को बोला, तो उन्होंने कहा नहीं जी, दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने बड़ा 2 बार घुमा करके देखा कि ना तो सप्तम भाव ठीक था, ना सप्तमेश ठीक था, ना ही कारक ग्रह ठीक था, और लाल किताब के अनुसार स्त्री श्राप की था। मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता। तो जब बात चलने लगी तो पता चला वाइफ दूसरे कंट्री में रहती हैं और मियाँ जी हिंदुस्तान में रहते हैं। तो मैंने कहा फिर झगड़ने का तो मौका ही नहीं मिल रहा ना लोगों को। वो 1.5 महीने 2 महीने में कभी एक बार मिलते हैं। पति पत्नी का दूर रहना, पति पत्नी का अलग अलग रहना, मैरिज एस्ट्रोलॉजी के अंदर या हमारे ऋषियों के दृष्टिकोण में ये मैरिज लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे व्यक्ति रोजगार के कारण अलग रहे, ज्योतिष में ये मान्यता है कि ये दाम्पत्य सुख की कमी में गिना जाता है। इसे दाम्पत्य सुख नहीं कहा जाए। जब पति पत्नी दूर रहते हो तो भी ये दाम्पत्य जीवन की कमियों में से एक गिना जाता है। दाम्पत्य जीवन की कमियों में क्या आ जाता है? पति पत्नी दोनों में से कोई किसी का भी एक का भी स्वास्थ्य बुरी तरीके से खराब हो। नंबर 2, दोनों में से कोई भी मानसिक रूप से पीड़ित, यानी डिप्रेशन का पेशेंट हो, कोई सुसाइडल टेंडेंसीज हो। नंबर 3, कोई बिहेवियरल इशू हो। अब बिहेवियरल में किसी में ईगो प्रॉब्लम बहुत होती है, किसी में गुस्सा बहुत होता है, किसी में फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। नंबर 4, इम्पोर्टेंसी हो। नंबर 5, पुरुष अर्निंग करने में सक्षम ना हो, यानी कि कमाता धमाता ना हो, बिल्कुल भी नकारा पुरुष हो कि कमाई धमाई ना करता हो। किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित। अब ये 5-6 कमियां हैं जिनको ऋषियों ने भी लिखा है कि ये मैरिज लाइफ का सबसे भयंकर दोष है। ये जो 6 दोष हैं ये भयंकर दोषों की श्रेणी में आते हैं कि अगर इनमें से किसी के साथ एक भी है
तो भी मैरिज लाइफ की बहुत बड़ी कमी। कई बार लोग नहीं समझ पाते कि उनकी मैरिज लाइफ अच्छी है कि खराब है, तो वो साथ साथ रह रहे हैं तो वो उसी को अच्छा मानते हैं कि हम साथ हैं, बस यही अच्छा है। पर वो अच्छे की डेफिनेशन नहीं समझ पाते कई बार। तो अच्छे में ग्रहों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कई बार खराब ग्रह को जब आप बताएंगे तो लोग कहते हैं कि भाई देखो हमारी मैरिज लाइफ तो बहुत अच्छी है, हमारे को कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं है। तो आपने पहली बात तो बहस नहीं करनी कभी भी किसी से, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। चाहे आपको जितना मर्जी दिखाई दे, आपने सिर्फ इशारा करना है कि यस देयर इज ए चैलेंज। और कोई कहता है नहीं है चैलेंज, तो कहना बहुत बढ़िया अच्छी बात है, चैलेंज आना भी नहीं चाहिए। अब जैसा भी चल रहा है इसको चलाओ और अच्छे ढंग से चलाओ, पर उस विवाद में नहीं घुसना कि खामखाई उपाय बताने के चक्कर में घुस जाओ कि ना 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 स्त्री श्राप लगा है, अब तो आपको इलाज करना ही पड़ेगा, या फलाना इलाज करना ही पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। या ये कहो कि सूर्य शनि साथ बैठे हैं तो साफ शुक्र बर्बाद हो गया, ये तो ये होगा वो नहीं, कुछ नहीं। उस टॉपिक को वहीं पे स्टॉप करना है और आगे बढ़ना। क्योंकि जिसको इलाज कराना होगा वो अपने आप ही कहेगा यस हमारे बीच में प्रॉब्लम है, तो ही आपने उस बात को आगे रखना है। फिर अध्ययन करना है कि ये प्रॉब्लम है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी छोटी प्रॉब्लम, और बड़ी है तो फिर आपको रेमेडी सजेस्ट करनी है। और ये भी एक एस्ट्रोलॉजर को डिसाइड करना है ये रेमेडी कितने लंबे समय तक चलेगी, कितने लंबे समय तक उसको चलानी है, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी रेमेडीज की, और क्या क्या चीजें उसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। ये आपको मैं प्रैक्टिकल ज्ञान दे, तो जाकर के उन लोगों का कुछ फायदा हो सकता है। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं कभी भी मैरिज लाइफ के केस में नहीं उलझता हूं। अगर कोई कहे जी मैरिज लाइफ मेरी जीरो है, तो भी मैं उस बात से सुन करके घबराता नहीं हूं, बल्कि ये सोचता हूं कि इसको ठीक कैसे करना है। और कहे जी मैरिज लाइफ मेरी बहुत अच्छी है, मैं कहता हूं बेस्ट ऑफ लक। हमने उसकी मैरिज लाइफ को खराब सिद्ध नहीं करना, ये ध्यान रखें। आप मुझसे जितनी मर्जी बातें सीख लो, पर आपने कोशिश नहीं करनी है कि किसी की मैरिज लाइफ को खराब सिद्ध करने की। अगर वो कहते हैं हमारी अच्छी है, तो आपने भी कहना है बिल्कुल अच्छी। क्योंकि कई बार क्या होता है दशाएं ठीक चल रही होती हैं और वो बेचारे अच्छा फील कर रहे हैं, तो उसको बुरा फील मत कराओ, है ना। उनको ठीक चल रहा है, वो बड़ी मुश्किल से बेचारे संभल करके गोते गाते खाते हुए आए हैं किनारे पर, अब आप डुबोने लग जाओ। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं गिनना। तो इन चीजों का ध्यान रखना। दूसरी बात, जो ये सूत्र आज दिया, इस सूत्र को देख करके एकदम से उछल करके कुर्सी से टेबल पे मत बैठ जाना। कि किसी को, कई बार कई लोग आपको ऐसे लगेंगे यार ये तो बेस्ट कपल है, और पता चला आज तो जो गुरुजी ने सूत्र बताया 1 और 6 वाला, ये तो मेष लगन और कन्या लगन वाला मैटर आ गया। अरे अरे आज तो ये आज पकड़े गए, ये तो आज इनकी पोल पकड़ी गई है, अब पता चला। इनमें से किसका पता करो, निशाना किसका पक्का है किसका कच्चा है। तो उस चक्रों में अपने को नहीं पड़ना है, ठीक है। कि ना ना आज तो हमें पता लग गया कि आप कन्या लगन के और आप मेष लगन के हो, तो दोनों में तो बनेगी कैसे। तो उन चक्रों में हमें नहीं पड़ना। हाँ, जब कोई आता है बताता है आपको कि ये प्रॉब्लम है, फिर सीरियसली अपना बेस्ट एफर्ट्स करो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। उस समय सारे घोड़े दौड़ा दो अपने, मंत्र मणि औषधि दान कर्म, बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप जो करवा सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो प्रैक्टिकली, वो आप उन्हें जरूर कीजिए। काउंसलिंग कीजिए, उनका दिल मत तोड़िए, है ना।
और मेरा नाम मत लीजिए कि गुरुजी ने कराया था कि हाँ इनकी तो बनेगी ही नहीं। वो बात मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताई है कि बनेगी नहीं, पर आपने दूसरों को नहीं बोली। बस ये कहना है कि करते हैं, एक डॉक्टर की तरह रोल अदा करना है कि जैसे डॉक्टर नहीं कहता भी ठीक है, कहता है चिंता ना करो, हम दवा दे रहे हैं, आपने बस ये नहीं करना है और ये करना है, और आप आगे बढ़ो, ठीक हो जाओगे, दवा खाओ ठीक हो जाओगे। ऐसे ही आपने कहना है कि इलाज करो ठीक हो जाओ। कुछ काउंसलिंग ये करनी है कि मजबूत बनो, शादी तोड़ के नहीं भागना है। बहुत सारे लोग शादी को तोड़ करके भागने को हिसाब किताब बना चुके हो, वो चीज है। बहुत रेयर से रेयर सिचुएशन में ही आपको शादी ब्रेक करने की सलाह देनी चाहिए। जब आप देखें कि कुंडली में कोई ऑप्शन नहीं है, उसी समय ही आपको ऐसी बात उठानी चाहिए, अन्यथा नहीं उठानी चाहिए। ठीक है। हाँ सुनील कुमार जी। प्रणाम गुरु जी। शायद एक बात रह गई कि समझो लग्न दोनों का एक जैसा सेम हो तो। हाँ बहुत बढ़िया, गुड गुड क्वेश्चन, ये रह गया। देखो अगर सेम लगन जो होते हैं, ज्योतिष की क्या मान्यता और आम आदमी की क्या मान्यता, दोनों में डिफरेंट है। ज्योतिष के अनुसार सेम लगन कोई अच्छी बात नहीं। सेम लगन का मतलब जैसे लड़का भी कर्क लगन का हो जाए, लड़की भी कर्क लगन की हो जाए। तो एस्ट्रोलॉजी के विद्वानों के अनुसार दोनों की खूबियां और दोनों की कमियां सेम रहेंगी। सेम का मतलब वो सेम प्लेनेट से आ रहा है। जैसे कर्क लगन का व्यक्ति इमोशनली काफी इमोशनल होता है, अब उसका रोना आ रहा है तो पता चला साथ में सीट के ऊपर बैठा देख रहा है वाइफ भी रो रही है, अब दोनों मियाँ बीवी रो रहे हैं। अब चुप कौन कराए, पति रोने लगा, पत्नी भी रोने लग गई। कोई जरा सी बात होते है ना, तो उनका चुन्नू मुन्नू नाम रख लेते हैं। कई बार शादियां हो जाती हैं ऐसी हैं, वो घर में पिताजी डांट मार देते हैं लड़के को, तो लड़का रोने लग गया कि पिताजी ने डांट मार दी, उसकी वाइफ भी रोने लग गई कि पिताजी ने डांट मार दी। तो समझाएगा, सेम लगन अच्छा रहे। अगर सिंह लगन है तो दोनों ही, लड़का कहता आई एम द किंग, लड़की कहती आई एम द किंग, तो किंग की लड़ाई छिड़ जाती है दोनों में। तो दोनों जो है, क्योंकि सिंह लगन टेरिटरी कॉन्शियस बहुत होता है, ये देखो कि मेरा अधिकार क्षेत्र कहाँ पर है, तो दोनों के अंदर अधिकार क्षेत्र की लड़ाई हो जाए। तो कहने का मतलब है सेम लगन वालों के साथ कोई बहुत बेनिफिशियल मैरिज लाइफ नहीं बताई गई या ऐसी अनुभव में नहीं आई। होना ये चाहिए कि या तो लग्नों में मित्रता हो, या जिस सूत्र को मैंने बताया है उस सूत्र से रिलेटेड वो आपस में लगन हो, तो बेस्ट ऑप्शन बनता है। हाँ सुलेखा जी। सर आपने 3 का भी बताया कि तो अगर एरीज है तो जेमिनी के साथ एडवाइजेबल नहीं है, यही है ना इसका मतलब? यस यस डेफिनेटली। तो और सर जो आपने 1 और 6 बताया, जैसे 6 बताया तो ये 6-8 वाला रिलेशन वाली बात हो रही है कि उससे ना ना गिनेंगे ना तो? ना ना, 1/6 का मतलब तो छठा भाव एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो छठे को कौन चाहेगा। हाँ, तो अगर आप मतलब 6 एंड 8 जो और 8 नहीं के बारे एट, में कोई नहीं नहीं, एट eight- के बारे में तो मैंने अच्छा बताया है। हाँ, तो ये थोड़ा सा नई नई चीज सुनी, नहीं तो लोग हाँ 8 हाँ, को लेके इसीलिए अवॉइड करते इसीलिए तो सूत्र है, नहीं तो मैं कह देता 2 6 मतलब 6 8 12 बोल देता सीधा। हैं। हाँ, और सर एक चीज थी, ये एक क्राइटेरिया है ना कि जो एडवाइजेबल है मैच मेकिंग, ये अकेला तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि जनरली जो मेरे सेपरेशन में हस्बैंड का, मेरा एरीज है, उनका लिब्रा था, बट हम्म। अदर अदर चीजें भी मैटर करती है ना सर, क्योंकि हम लोग सेपरेट हो गए। बैटल मैं बिल्कुल मैटर करती है, इसलिए जब मैंने समसप्तक का कंसेप्ट बता रहा था तो मैंने हम्म ये कहा था, आप वीडियो दोबारा सुनेंगे तो स्पष्ट रूप से, कि इसमें हम्म भी एक सूत्र लगा होता है कि समसप्तक में, कि वो जैसे मेष लगन का लड़का है, लड़की तुला लगन की है, तो हम्म, शुक्र पुरुष का कहाँ पर बैठा। हाँ, तुला लगन की लड़की है पर शुक्र पुरुष का कहाँ बैठा हुआ है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। क्या शुक्र सेकंड हाउस में है, क्या शुक्र फोर्थ हाउस में है,
क्या शुक्र पंचम भाव में बैठा हुआ है तो उससे डिसाइड होता है। प्लस क्या शुक्र के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह की दृष्टि है। सम सप्तक के लिए ये सूत्र काम करते हैं। ओके सर। अगर वहां गड़बड़ हो गई, यानी लड़का मेष लगन का, लड़की तुला लगन की, अब लड़के की कुंडली में, या मान लो वाइस वर्सा, लड़का तुला लगन का, लड़की मेष लगन की, तो लड़के के कुंडली में क्या देख रहेंगे हम, फिर हम मंगल चेक करेंगे कि मंगल कहाँ बैठा है। मंगल कहीं पाप ग्रह से ग्रसित तो नहीं। अगर वो पाप ग्रह से गड़बड़ में आ गया, फंस गया, तो फिर वो समसप्तक वाला सिद्धांत वहां टूट जाए। पर उस सर स्पेशल केस में जैसे मोटा मोटी तुमने बताया कि मेष की और तुला की, यानी मंगल की और शुक्र का आपस में आकर्षण है, परंतु अगर एक की कुंडली में दूसरे का लगन का जो लॉर्ड है, अगर वो कहीं फंस गया, वो वीक हो गया, कहीं पाप ग्रह में फंस गया, तो वहां पर गिरावट आ जाएगी। समझिए सर। और सर इसी प्रकार से जिनमें हमने ये बताया है कि साहब ये कोई बहुत अच्छे रिलेशन वाली बात नहीं है, पर वहीं पर जैसे मेष लगन और कन्या लगन, अब यहाँ पर अगर बुध जो है मेष लगन में वेल प्लेस्ड हो गया, अच्छी सिचुएशन में बैठ गया, तो थोड़े संबंध सामान्य रहेंगे, वो एनिमी वाली फाइट नहीं रहेगी। पर हाँ, अच्छे की कैटेगरी में नहीं डाल सकते आप। सर जेमिनी ऐसा क्या करेगा, मतलब स्ट्रगल बढ़ा देगा लाइफ में अगर एरीज एंड जेमिनी की शादी हो जाए? सुलेखा जी, स्ट्रगल किसे कहते हैं? हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या स्ट्रगल होता है? ये तो बेसिक सिंपल स्ट्रगल होता है। पति ने कहा चाय पिला दो, पत्नी ने कहा ये कोई चाय पीने का टाइम है। उसने कहा पीने का मन कर रहा है, बोला डेली तो 4 बजे पीते हो, अभी तो 3:30 बजे हैं। कहता है मैं आज थक गया हूं। वो कहती है मैं तो सारा दिन थकी रहती हूँ। अब देखो, चाय नहीं बन रही है, वाद विवाद चल रहा है कंटिन्यूअस, फिर 4 बज जाएंगे नेट। उसने कहा अब तो 4 बज गए, चाय बना दो। कहता अब तो लड़ाई हो गई, अब कौन बनाएगा, अब तो तुमने मूड ही खराब कर दिया, अब तो मैं तो नहीं बनाऊंगी। जो चाय पिलाए वहां जाओ, और आगे संकट। अब ये बात क्या थी, ये थर्ड हाउस इज ए हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। अब पति पत्नी में संघर्ष थोड़ी है, वो इट्स ए हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं, पति कुछ कह रहा है, पत्नी कुछ सुन रही है, पत्नी कुछ कह रही है, पति कुछ सुन रहा है, या नहीं सुन रहा मतलब मान रहा है। पति कुछ कहना समझाना चाह रही है, पति कुछ और मान के चल रहा है। ठीक है ना? तो एक प्रकार से दोनों एक दूसरे की बातें ही काटने में लगे। पत्नी ने कहा तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तुम मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करते। पति कह रहा है क्या बात करती हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हारी हर चीज को पसंद करता हूं। मैं अपनी सास से ज्यादा तेरी सास को ज्यादा लाइक करता हूं, अपनी बहन से ज्यादा तेरी बहन को पसंद करता हूं। तो फिर वो कम्युनिकेशन बाहर चलती रहती। तो ये जो 1/3 है, इसको बहुत अच्छा नहीं माना। पति पत्नी के संबंध कैसे होने चाहिए, अबाउट कम्युनिकेशन, तो क्या कहा गया, ऋषियों ने क्या कहा, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कबीर का एग्जाम्पल। किसी ने कबीर से पूछा कि साहब पत्नी कैसी होनी चाहिए, अच्छी पत्नी के क्या गुण होने चाहिए? तो कबीर कुछ नहीं बोला। दोपहर का समय था, कबीर साहब अपने आंगन में बैठे हुए थे। कबीर ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा लालटेन जला करके ले आओ, क्योंकि अंधेरा हो रहा।
पत्नी आई, लालटेन जला के ले आई शाम तक, बोला बस पत्नी ऐसी होनी चाहिए, तो मैरिज लाइफ सुखी। कोई प्रश्न ही नहीं उठाया कि भरी दोपहर में लालटेन जलाने का क्या मतलब। तो वो मैरिज लाइफ, यानी हमारे ऋषियों ने मैरिज लाइफ में पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग या एक दूसरे की एक्सेप्टेंस को इस लेवल पर जाकर के माना है। अगर हम बिना वाद विवाद के, बिना डिबेट के एक दूसरे की बातों को इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, पत्नी पति की बात को, पति पत्नी की बात को अगर इस लेवल पे जाके रेस्पेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो संबंध अच्छे संबंधों की श्रेणी में आते। और अगर जहां ये लग जाता है कि बराबर के संबंध, ये जो बराबरी का कंसेप्ट था, ये मैरिज लाइफ को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कंसेप्ट है। अगर पति पत्नी कह दें कि साहब हम तो बराबर बराबर है, 50-50, हमारे शास्त्र में 50-50 वाली बात नहीं कही है। पहले ये चीज मैं बता दूं, ये पता नहीं कहाँ से बीमारी हमारे देश के अंदर आ गई है कि हम तो साहब बराबरी का, इक्वलिटी 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 का कोई मैटर नहीं बनता है। पहली बात तो हमारे यहाँ पत्नी का दर्जा पति से ऊपर है, और पत्नी आधी लड़ाई के लिए लड़ रही है। देखो मूर्खता की बात, देखो अगर वो शास्त्र पढ़ ले तो उसे पता चले तू तो पहले ऊपर है, शास्त्र ने तुझे ऊपर का दर्जा दिया है, और वो इक्वलिटी के चक्कर में पड़ी हुई है, और वो मांग रही है इक्वलिटी, यानी कि जो टॉप पे बैठा हुआ है वो नीचे वाले से इक्वलिटी मांग रहा है। तो ये मूर्खता की बात नहीं तो और क्या बात है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये सब अज्ञानता का एक बहुत बड़ा लक्षण है। मैं तो यही कहूंगा, तो इन सबको मैरिज एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए, ताकि इनको पता चले शास्त्र हमारे क्या कहते हैं, और किस मुकाम पर, किस लेवल पर महिला को दर्जा दिया गया है। तो उसे बराबरी की या अपनी कमजोरी के लिए आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के बगैर घर अधूरा है, जीरो है, शून्य है। दोनों चलेंगे साथ तो बात बनेगी, और पहले दिन से ही ये चीज डिसाइड हो जाती है। अगर पति पत्नी एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, मन से स्वीकार कर लेते हैं, तो झगड़े सारे खत्म हो जाते हैं। ना झगड़ा अमीरी का बचता है, ना झगड़ा गरीबी का बचता है। और जब अमीरी गरीबी का झगड़ा नहीं होता तो ईगो तो जीरो हो जाती है। ये बाकी सब फसाद जितने भी होते हैं, इनकी शुरुआत उस दिन से होती है जब वो एक दूसरे को मन से स्वीकार नहीं करते और मजबूरी में स्वीकार करते। मजबूरी की स्वीकार्यता जितनी भी होती है, उसका एंड रिजल्ट बैड मैरिज रिलेशनशिप में ही जाता है। मन से स्वीकार भाव ना हो, इसके लिए माँ बाप भी दोषी होते हैं, जो उनको एक चीज डिसाइड करनी चाहिए, या तो बच्चे की मनपसंद से बात करनी चाहिए या फिर कुंडली की से बात करनी चाहिए। पर माँ बाप क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हमें ये प्रायोरिटी पर लड़की चाहिए। कई हमारे पास आते हैं जी, लड़की सरकारी जॉब वाली लड़की हो तो जी मजा आ जाए। यानी वो क्या ढूंढ रहे हैं, वाइफ ढूंढ रहे हैं। अच्छा, कई सास कहेंगी जी झाड़ू पोछा लगाने लगाती हो, बढ़िया बढ़िया वाला झाड़ू पोछा लगाती है, जो बिल्कुल घर को साफ सुथरा रखे। तो वो क्या ढूंढ रही है, वो काम वाली बाई ढूंढ रही है। समझो बात। तो लोग अपनी मानसिकता से गलत सिलेक्शन करने के लिए आतुर रहते हैं। बात, आप अपने बच्चे के मन को टटोलो कि बच्चे को या बच्ची के मन क्या कहता है। अगर बिटिया है तो उसके मन को टटोलो, उसको कैसा हस्बैंड चाहिए, क्या ख्वाब पाल के बैठे। अगर वो चाहते हैं कि भाई हम घूमें फिरें, एंजॉय करें, ज्यादा स्ट्रेस ना हो, तो आप एक मीडियम स्तर का लड़का ढूंढो, जो एक अच्छी ठीक ठाक जॉब वाला हो, जिसको शनिवार इतवार छुट्टी मिलती हो, जिसके मन में ख्वाब ना हो बिजनेसमैन बनने का। समझ रहे बात को। आप लड़का तो ढूंढ रहे हो करोड़पति, जिसने करोड़ों का बिजनेस खड़ा करना है, और उसकी खोपड़ी में यही चल रहा है, रात को ट्रक आया कि नहीं आया, फिर फोन करेगा भाई जी सामान उतर गया है, फिर वो गली में जा जा करके, कभी बालकोनी में जा जाके पूछ रहा है
माल चढ़ा के नहीं चढ़ा, उतरा के नहीं उतरा, अरे तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, वो सारा दिन ऐसे चक्कर काटता रहता है। फिर बीवी कहती है मुझे टाइम दो, उसे कहाँ के टाइम देगा, बेचारे की खोपड़ी में इतने फैक्ट्री घुसी पड़ी है। झगड़े यहाँ से शुरुआत, यहाँ से अनसेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है। हमेशा ध्यान रखें, जिंदगी में हर चीज हमेशा नहीं, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है कुछ अच्छी चीज प्राप्त करने के लिए। अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि तुम्हें मानसिक शांति चाहिए या धन चाहिए। अब महिलाएं कहेंगी जी हमारी घर में पूरी चलनी चाहिए पर पति कामयाब चाहिए। ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, ये कभी नहीं होता है। या तो पति कामयाब नहीं होगा या तुम्हारी चलेगी नहीं, दो में से एक बात। कामयाब पति पत्नी की नहीं चलने देगा, पर समझदार होगा तो मक्खन मलाई लगा के रखेगा, पर चलने नहीं देगा, पर उसको समझा के रखेगा चल तेरी रही है। अगर वो समझदार होगा, मूर्ख होगा तो बता ही देगा कि देख चलेगी तो मेरी। कहने का मेरा मतलब, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं हमें ढूंढना चाहिए जो हमारे दिल को भाए। अगर किसी को प्रेम में रहना पसंद है तो बढ़िया अच्छा लड़का कोई शायर शोयर पकड़े, कोई शेरो शायरी करता हुआ, कोई मनपसंद बेचारा सॉफ्ट सा स्वीट सा, उनको पकड़े। क्या जरूरत है फिर 20 करोड़ का आदमी, 10 करोड़ का आदमी, 50 करोड़ का आदमी ढूंढने की, नहीं जरूरत है। कोई कभी ढूंढे, वो बड़ा अच्छा अच्छा शेरो शायरी करेगा, उसे भी खुश रखेगा, सबको खुश रखेगा, आपको भी खुश रखेगा, क्योंकि वो झगड़ा कर ही नहीं सकता है ना। कविताएं करने वाला, कहानियां लिखने वाला, शेरो शायरी करने वाला, वो कौन होगा? जिसका चंद्रमा अच्छा होगा, जिसका मून अच्छा होगा, वो बेचारा इमोशनल होगा। पर इमोशनल आदमी से झगड़ा ही नहीं होता है। जब लड़की घर से विदा होती है, फेरे होने के बाद जब लड़की विदा होती है तो इमोशनल तो मर्द खुद रोने लग जाता है। अगर थोड़ी देर और ना रुका जाए, वो कहते अच्छा फिर अपने घर में ही रख लो, कोई बात नहीं, अपन तो बाद में ले जाएंगे। कि वो इतना शोर शराबा सुन के, वो इतना उसका दिल पल्स रेट उसके ऊपर नीचे हो रही होती है। तो इमोशनल आदमी को तो ये खेल है। पर जहां पर हम गलत सिलेक्शन करते हैं, गलत सिलेक्शन क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा हो जी, कामयाब हो जी, बड़ा अफसर लगा होना चाहिए जी। अरे भाई ये तो बात बहुत ठीक है, होना चाहिए, फिर आपको उस चीज को स्वीकार भी करना होगा। शादी आप जज से कर रहे हो और उम्मीद ये कर रहे हो कि मैं डांट मारूंगी घर के अंदर और वो दुम दबा करके सुनेगा। कैसे सुनेगा साहब? वो जज है, वो कोर्ट में भी बॉस है तो घर में भी बॉस है। तो मुकदमे की तरह ही बात करेगा, करेगा ठाके बंद कर दूंगा अगर नहीं मेरी बात सुनी। सर थोड़ा एथ हाउस का बताइए ना आप, एथ हाउस आपने अच्छा बताया। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव गुप्त ऊर्जा का भाव। अष्टम भाव वो भाव है जिसे हम छिपा हुआ भाव कहते हैं। यहां पर हमारी छिपी हुई सेक्सुअल डिजायर्स छिपी हुई, और जब ये दो लोग इस तरह के मिलते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कितने भी लड़ते रहें बट ये एक दूसरे से काफी सेटिस्फाइड होते हैं इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल रिलेशनशिप। हाँ कृष्ण शर्मा जी। सर अभी सवाल उठा था, लग्न सेम हो तो फर्स्ट तो ये कि नहीं करना चाहिए, बाकी चीजें अगर अच्छी हैं तो हम उसे कर सकते हैं। अंक ज्योतिष में सर यही है, तारीख या 4 के साथ 22 के साथ 22 2 के साथ 2, तो उसमें भी अवॉइड करते हैं। तो ये छोटा सा ब्रीफ था कि सेम लगन नहीं करना चाहिए। हाँ, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा अपना सवाल रह जाएगा। सर मेन गेम तो 6 लग्नों का ही है, क्योंकि जैसे हम मिथुन की बात करते हैं तो सप्तम में नवम है, फिर नवम को लगन बना दिया तो गुरु बुध वाली बात आ गई, शनि सूर्य वाली बात आ गई। तो जिसकी मान लीजिए कोई मकर लगन की कुंडली है या सिंह लगन की कुंडली है, सप्तम में तो सर वही शत्रु ग्रह उदय हो रहा है, कुंडली में तो सर वो फिक्स है। भले हम यहाँ पे जैसे आपने लिखवाया 2 5। हाँ कोई भी नहीं, आप प्रश्न बोलिए कृष्ण जी, मैं पूछ लूंगा आपसे। प्रश्न बोलिए। मेरा यह है सर दूसरे घर से रिलेटेड। सर दूसरे घर से रिलेटेड है सर। दूसरा घर सर क्यों? क्या चीज?
दूसरा घर जी भाव क्यों माना गया है, ये सर, पूछा सेकंड है। हाउस हमने क्यों किया? हाँ हाँ, देखिए जी जी बड़ा आसान क्वेश्चन जी है, जी जी इसको समझिए। हर जी भाव से अगला भाव उसका वृद्धि भाव होता है, और उससे पीछे का भाव उसका लॉस हाउस होता है। जैसे पहले भाव की जो वृद्धि करता है, वृद्धि करने वाला भाव सेकंड है, सेकंड की वृद्धि थर्ड करेगा, थर्ड की वृद्धि फोर्थ करेगा, फोर्थ की फिफ्थ, ऐसे हर भाव से अगला भाव करता है। पहला भाव क्या है, आपकी बुद्धि का भाव है। मैंने जब ज्योतिष में बताया था तो कहा था मैरिज लाइफ के लिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल भाव, यानी कि उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप मैरिज लाइफ को कैसे चलाओगे। अब उस सेकंड हाउस आपका कुटुंब भाव भी है, और एक प्रकार से कुटुंब की वृद्धि, यानी कि सेकंड हाउस डिसाइड करता है कि आप अपना परिवार बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे। एक प्रकार से आपके परिवार का विस्तार भी सेकंड हाउस है। इसलिए जो भी सेकंड से आपका जो जीवन साथी आएगा, वो आपके परिवार को, आपके धन को विस्तार देने वाला होता है, मतलब उसका फैलाव करने वाला होता है। इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है। 12वां क्यों अच्छा माना जाता है, क्योंकि 12वां आप जानते हो 12वां भाव सैया सुख का है, तो हर भाव के सर, पीछे। 12वां और अष्टम तो सर क्लियर है। सेकंड, जी सर, 12वां अष्टम क्लियर है, लेकिन सेकंड मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब विवाह होता है आपने बताया था कि हमारा सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है जी सर। सप्तम सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाता है विवाह के बाद। जी, तो सप्तम से देखें तो अष्टम है वो, नहीं सप्तम नहीं से देखें कृष्ण तो जी, अष्टम है। और अरे नहीं नहीं कृष्ण जी, ऐसे थोड़ी चलता है। वो जीवन साथी सर चूज मेरा करने सवाल का ये था। फार्मूला है। कृष्ण जी सुन तो लो, मैं तो आपकी बात जी समझ जी गया, सर, आप जो फार्मूला लगाना चाह रहे हो गलत लगा रहे हो ना, आप समझो नहीं नहीं बात सर, को। मैं को ये कहना, ये फार्मूला क्या मैं ये कहना बताया है, चाहता सेकंड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, ये फार्मूला है जीवन साथी चूज करने का। इसका मतलब ही नहीं हमने चूज तो एक ही बार करना है ना। आप कह रहे हो वो सप्तम से अष्टम हो जाएगा सेकंड हाउस, उस तरीके से नहीं। चूज करना, चूज करने का नियम बताया कि हाउ टू चूज, हाउ टू सिलेक्ट। जी, हूँ। चलिए लीना जी। सर आज का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है मुझे मुझे थोड़ा सा डाउट नवमांशा में है। जैसे आपने बताया था नवमांश सेकेंड मैरिज हम D1 के सेकेंड हाउस से देखते हैं और फर्स्ट मैरिज सेवंथ हाउस से देखते हैं। तो नवमांशा में जब हम अपना पार्टनर देखते हैं तो हम सेवंथ हाउस को लगन बना लेते हैं। अगर हम सेकेंड मैरिज देखेंगे तो क्या एट्थ हाउस को हम लगन बनाएंगे या कैसे उसको सेकेंड आप स्पाउस का? अष्टम को ही देख लो ना, अच्छा, बनाने की जरूरत ही क्या है। ठीक है। मीन्स अष्टम को देख के सेकंड नमांश का अष्टम, स्पाउस। नमांश का ठीक है, अष्टम वहीं से आ ठीक है जाएगा। सर, ठीक है हाँ सर, गुलाब ठीक। जी। हाँ सर, जैसे आपने बताया कि लगन से अष्टम भाव का जो लगन होगा दूसरी पार्टी का, तो वो तो शुभ है। हम्म, लेकिन जिसका अष्टम भाव है उससे वो लगन छठे भाव में आ जाता है, यानी कि राष्ट्रक लगन हो गया, ये संबंध हो गया, एक के जी लिए अच्छा एक के लिए बुरा। ये जी, समझ नहीं आया। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पहली बात तो पूछा है। प्रश्न ये है गुलाब जी जो पूछ रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि एक लड़का मेष लगन का है और लड़की जो है वृश्चिक लगन की हो गई, यानी कि एक के लिए 8वां राइज हो रहा है और एक के लिए छठा राइज। आप इसको अलग अलग लग्नों में राइज करके देखो, आपको अपना आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, जो छठे वाला जो होगा, जब इस तरीके का जो निकल करके आएगा, उसमें वो चीज बहुत हद तक डाउन हो जाएगी, बहुत हद तक डाउन हो जाएगी। क्यों डाउन हो जाएगी, मैंने आपको एक चीज कहा कि बहुत पति पत्नी के संबंधों में काफी हद तक गिरावट इसलिए भी होती है, मैं अक्सर कहता हूं, वो अपने दिल की मन की बात एक दूसरे से जीवन में कह नहीं पाते। खास करके
अपनी डिजायर से रिलेटेड बातें एक दूसरे से कर ही नहीं पाते, और इस केसेस में ये चीज गौण हो जाती है, मतलब वो एक दूसरे से उस तरह की बात कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो छठे वाला मैटर जो होता है वो बहुत काफी हद तक डाउन हो जाता है। फिर दूसरी बात, पुरुष के केस में, यानी कि पुरुष के केस में अगर हमें देखना हो लड़की कैसी लेनी चाहिए, तो अष्टम को आप बिल्कुल बेझिझक स्वीकार कर सकते हैं। यानी कि लड़के का अष्टम भाव अगर राइज हो रहा है तो उसको बेझिझक आप स्वीकार कर सकते हैं। पर लड़के की कुंडली जो है, अगर लड़की की जो है कन्या मतलब छठे भाव में, छठे भाव का अगर वो राइज हो रहा होगा तो वो चीज गलत हो जाएगी, वहां बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको उस तरीके से आपको लेना है। पुरुष के केस में आपको छठे का कंसेप्ट बहुत मान के चलना है, यानी कि लड़की छठे भाव से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के तीसरे भाव से रिलेटेड, छठे भाव से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें 10वें में और 11वें में भी कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आता, फिर भी अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो अवॉइड करें। आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे 1 और 10 वाले, यानी चतुर्थ दशम संबंध इसे कहते हैं। एक के लिए चौथा है, दूसरे के लिए 10वां है। पहला और 10वें का जो संबंध होता है उसे चतुर्थ दशम कहते हैं एक प्रकार से। अब इनमें शादियां तो चलती रहती हैं, और शादियां तो हमने यहां तक देखी हैं कि ये जो मैंने 3, 6 वाले जो बता रहा हूं इनमें भी चलती रहती है, पर आपस में बनती नहीं, ये चीज है। बाकी मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करो, और ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 कुंडलियां उठाओ अपने आसपास, कपल जिनकी शादी हो चुकी है उनकी, और उनके सिर्फ यही देखो कि जो लड़के का कौन सा लगन है और लड़की का कौन सा लगन है, यानी वाइफ का कौन सा लगन है। और जिनसे भी आपकी घनिष्ठता है और मित्रता है उनसे बात करने की कोशिश करो कि वो अपनी मैरिज लाइफ के बारे में कैसा महसूस करते। आप बड़े बुजुर्गों से मत पूछना, क्योंकि उन्होंने अच्छा ही बताना, चाहे सारी जिंदगी लड़ाई लड़ी हो पर वो अच्छा ही बताएंगे एट लास्ट। तो उनसे नहीं, यंग से पूछना है। यंग का मतलब है जिसकी शादी हो 2 साल 3 साल हो गए, मतलब 8-10 साल तक वाले से इस लगन के मित्रता के ऊपर आप बात रख सकते हैं, तो आपको काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, इस तरीके से। हाँ नितिन जी। तो जी प्रणाम। मेरा प्रणाम। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि अगर एक लगन, जैसे मानो मिथुन लगन है, उसका वाइफ तो सेकंड 12वें भाव की मतलब हुई, वृषभ लगन। ठीक है, और लेकिन अगर लड़की की कुंडली में पति 10वें भाव में आ रहे हैं, तो उसे क्या, क्या बोला आपने, क्या पति? कि मतलब पति की कुंडली में 12वें भाव में वृषभ लगन आ रहा है, तो शुक्र की उसकी वाइफ हुई, वो मैच कर रहा है। लेकिन अगर वाइफ के उसमें 10वें भाव में पति का लगन आ रहा है, तो क्या कहेंगे, मतलब अगर अब वही कुंभ लगन का है। चतुर्दशम हो गया ना, चतुर्दशम इसे ही कहते हैं कि लड़की का पहला भाव है और लड़के का मतलब लड़की की कुंडली का जो 10वां भाव का उसका पति है। आप यही कह अच्छा। रहे हो, वही मैंने कर्क लगन और मेष का वो समझाया था कि कर्क लगन में 10म भाव में मेष राशि फॉल करती है। तो पति अगर मेष लगन का हो जाएगा और लड़की कर्क लगन की हो जाएगी, तो देखने में तो चंद्र मंगल की बड़ी अच्छी मित्रता नजर आती है, दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता है, पर फिर भी वो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। हाँ चारू जी।
सर इसी से संबंधित एक प्रश्न है सर, तो हस्बैंड के लिए खराब होगा, वाइफ के लिए अच्छा होगा सर? क्योंकि वाइफ का तो 1 और 2 का 12 का कॉम्बिनेशन आ रहा है सर, और नहीं हस्बैंड का आ रहा है 1 और 10 का नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन सर। जो ये संबंध बताए हैं इनमें काफी हद तक फिर कमी आ जाती ओके सर, अच्छा। है। वो अभी अगर जो एक का बताया था अच्छा ना, है, एक गुलाब का जी ने खराब भी, है। हाँ, गुलाब जी ने पर्सन जो ये, अष्टम वाला किया था ना, यस तो ये सर। उसका वही सेम मंसवर है। ओके सर, मतलब अगर एक का अच्छा है और एक का खराब है तो थोड़ा सा हाँ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा, थैंक यू सर। हाँ हाँ जी चारू जी बताइए। हाँ, प्रणाम गुरुजी। दो तीन छोटी छोटी चीजें पूछनी है गुरुजी। एक पहली चीज तो ये है कि कल की क्लास को लेके है। कल की क्लास में जब आपने ये बताया, जो मैंने 3-4 चार्ट्स में लगा के देखा, सब में दशाएं एकदम फिट हुई हैं। लेकिन एक चीज मैं पूछ रही थी, कर्क लगन की कुंडली में अगर 7th हाउस का लॉर्ड शनि है, और हमने हाँ ये बात कही है कि 7th हाउस का लॉर्ड पीड़ित नहीं होना चाहिए, अगर वो पीड़ित नहीं है तो टाइम पे शादी हो जाएगी। हाँ अगर ये बिल्कुल। 7th हाउस का लॉर्ड, अगर इसका दुश्मन सूर्य हुआ, शनि का दुश्मन सूर्य हुआ, अगर ये सूर्य के साथ बैठा है तो हम इसे कैसे समझेंगे फिर? हाँ तो अच्छी बात थोड़ी है। ये अच्छी बात नहीं हुई तो इसका मतलब अच्छी शादी बात, डिले। सुनिए, नहीं नहीं, डिले का मैटर नहीं है, बिल्कुल भी डिले का मैटर नहीं है चारू जी। ये मैटर क्या है पहले तो समझिए। सप्तम के साथ सूर्य बैठा है। सूर्य इस कुंडली का धनेश है, सेकंड हाँ, का लॉर्ड। सेकंड का लॉर्ड। पॉइंट समझिए। सेकंड क्या है? सेकंड तो शादी कराने में इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्टेड है, हाँ। अब इसको सूर्य को सूर्य की निगाह से नहीं देखना। अगर हम अच्छा। टाइमिंग ऑफ मैरिज है, देखो हमेशा कॉन्टेस्ट बदलते रहेगा। वही बात मैं कृष्ण जी को समझा रहा था, कॉन्टेस्ट बदल जाता है। जैसे जब हम टाइमिंग ऑफ मैरिज देखेंगे तो हम अच्छा। देखेंगे कि वो सेकंड का लॉर्ड है, फिर उसको सूर्य अच्छा। की निगाह से नहीं देखेंगे। तो हमने अच्छा। ये देखना है कि क्या सेकंड का लॉर्ड शादी कराने में इंटरेस्ट रखता है। तो गए हाँ हाँ। जी, शादी कराने में हाँ जरूर, हाँ। रखता है। करेक्ट। तो वो सूर्य एज ए सूर्य बनकर के रोल नहीं निभाएगा, वो सेकंड का रोल, सेकंड हाउस के लॉर्ड की तरह रोल निभाएगा। क्योंकि शनि उठ के सेकंड हाउस में बैठ गया, यही अगर अष्टम में होता तो तकलीफ होती कहीं फिर। बैठ जाए। अब वो सूर्य जहां अगर शनि के साथ बैठा भी है तो बाधा के रूप में या मारक के रूप में नहीं बैठेगा, बल्कि वो कहेगा शादी करो भाई, आगे बढ़ो। पॉइंट समझ रहे हो? शनि कहता है मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं शादी, शनि कहता है मैं शादी लेट करना चाहता, परंतु सूर्य तो राजा है। राजा कहता है जैसे ही मैं राजगद्दी संभालूं मेरी शादी कर दो भाई पहले, क्योंकि राजा को कुंवारा नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उसके साथ षड्यंत्र होने का खतरा है, तो उसको पहले शादीशुदा करो। तो वो जवान हुआ 21 साल की उम्र में, 22 साल तक कर दो किसी तरीके से, 21 to 22 शादी कर दो, वो उसको मना नहीं करेगा। अब प्रश्न उठता है, अब ये तो शादी हो गई, अब ये सूत्र खत्म हो गया, अब क्या आ रहा है जी? अब आ रहा है जी आफ्टर मैरिज क्या होगा। आफ्टर मैरिज वो सूर्य है, अब सूर्य अपने रूल में आ जाएगा। अब सूर्य शनि की आपस में शत्रुता है। शत्रुता अब है। सूर्य शनि, अब सूर्य शनि को डेंट मारेगा, शनि सूर्य को डेंट मारेगा। यहां पर आफ्टर मैरिज चैलेंज क्रिएट करेगा ठीक। दोनों के रिलेशन। हम्म। समझे? ऐसे अगर ठीक है, समझ गए एकदम। अगर अगर ऐसा होता कि शनि की दृष्टि पड़ जाती 7th हाउस पे, तो ये तो शनि लॉर्ड ही है यहाँ का, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लैनेट, कोई और राशि होती, कुछ और सीन होता और शनि की दृष्टि पड़ती, तब वो दृष्ट हो जाता, तब हम लेट कह सकते तो भी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, काहे को पड़ती। जब अच्छा। ग्रह अपने ही भाव को देखता है तो अपने भाव को मजबूत करता है। नहीं नहीं, अपने भाव को नहीं, मेरे कोई तो कोई आपने और। कहा सप्तम पर, पहले तो आप लोग सोच समझ के बोलो, नहीं तो मेरे को उलझाओगे। नहीं, मेरा कर्क लगन की कुंडली नहीं होती, कोई और कुंडली होती, बाय चांस कोई कोई और भी होती। होता, आप हाइपोथेटिकल क्यों हो जाते हो? आप सीधा सीधा बोलो कि साहब ये लगन है, ये चीज है, हाँ। क्लैरिटी से बोला करो। अच्छा। हाँ, ठीक है। जिससे अच्छा, सभी को भी एक और। समझ में आए। समझ में आ गया, सही बात है। अच्छा, एक नवमांश के चार्ट के ऊपर मुझे एक चीज पूछनी थी गुरुजी। हमने ये समझा हुआ है कि 4th हाउस जो है वो हमारे सुख का है, अगर 4th हाउस पीड़ित तो सुख नहीं मिलेगा। ये काफी चार्ट्स में मैंने देखा
एक अभी मैं जो एक कल परसों एक चार्ट देख रही थी जो कि डाइवोर्स का है, उसमें हस्बैंड के चार्ट में 4th हाउस का लॉर्ड जो कि शनि है वो 5th हाउस में आके बैठा है। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया, त्रिकोण में आके बैठ गया। लेकिन बाकी चीजें भी तो ढूंढो चारू जी, वो बाकी चीजें भी ढूंढो। अच्छा, लेकिन और इस 4th हाउस पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो मैं थोड़ा और बाकी चीजें ढंग से देखो कहाँ आपसे चूक हो रही है। अच्छा अच्छा। एक टाइम, अगर गुरुजी अगर टाइम में प्रॉब्लम हो तो हाँ आगे पीछे चीजें हो सकती है फिर, है ना? टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होना डेफिनेट। बहुत जरूरी है नवमांश के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही जरूरी है, बेसिक नीड है ये तो। अच्छा, और एक लास्ट चीज और, मैंने एक 2-3 चार्ट्स देखे थे जिसमें फर्स्ट हाउस में अगर शुक्र बैठ जाए या गुरु बैठ जाए, लड़की के चार्ट में गुरु बैठ जाए और लड़के के चार्ट में शुक्र बैठ जाए तो भी प्रॉब्लम हो रही है। ये ऐसा कुछ नहीं, है या फिर ये ऐसे ये कोई सूत्र नहीं है। अच्छा ठीक, ठीक है गुरु जी। मैं ये मना नहीं कर रहा कि नहीं हो सकती है, पर ये सूत्र नहीं है। हाँ, सूत्र नहीं है, हाँ वो सही बात। ठीक है हाँ ठीक है। कुमुदनी जी। सर अगर जैसे ये सम सप्तक सप्तम वाला जो है उसमें नेगेटिव वाला कॉम्बिनेशन हो, लाइक सिंह और कुंभ का, जी जी। तो इसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? हम लोग बैठे ही सॉल्यूशन के लिए हैं। देखो कुमुदनी जी, सॉल्यूशन के लिए पूरा ढंग से देखना होता है, चीजें समझनी होती है। जैसे अभी चारू जी को नहीं समझ में आ रहा कि चतुर्थ भाव का लॉर्ड पंचम में बैठा है, तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? तो फिर तो हम चश्मा उठाएंगे, ऐसे लगाएंगे, देखेंगे, 4 आंख हो जाएंगी हमारी, हैं, फिर एकदम से दिखाई दे जाएगा। तो पोस्ट करना चारू जी, आपको व्हाट्सएप पे जवाब दे देंगे तुरंत, है ना, कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया। जरूर, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हाँ मैं 2-3 मंगेश दिन जी। से गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अ, अभी जैसे ये जो कुंडली गुण मिलन वगैरह वो सब देखा जाता है, लेकिन कुंडली में सच में ऐसे कोई स्थिति होती है कि वो देख के ही गुण मिलन देख के ही शादी हो? क्योंकि काफी सारी शादियां तो गुण मिलन फिर बाद में देखा जाता है, तो ये कौन से ये रहती है? अब सच्ची बताऊं कि झूठी झूठी बताऊं? सच्ची बताओ सर। सच्ची है, भगवान का नाम लेकर के शादी करनी चाहिए। सही बात है। ठीक है ना, जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। हाँ। तो ये जिन बुजुर्गों ने कही वो बिल्कुल ठीक कही। हमारा जो जीवन साथी होता है ये हमारे पास्ट लाइफ कर्मा के अकॉर्डिंग होता है योगेश। ये कैसे जाने हम अपनी कुंडली से? अब इसमें एक मेरा वीडियो है, उसमें मैंने बताया दृढ़ कर्म कौन से होते हैं, अदृढ़ कर्म कौन से होते हैं, और दृढ़ और अदृढ़ कर्म कौन से होते हैं। 3 कर्म मैंने पूरे वीडियो में समझाए थे। केवल मैच मेकिंग उन्हीं के लिए लाभकारी सिद्ध होती है जिनके नेगेटिव कर्मा बहुत माइल्ड लेवल के होते हैं। जिन्होंने बहुत सॉलिड उल्टे सीधे काम करके हैं उनके लिए ये मैच मेकिंग काम नहीं करती है। उनको भगवान ने बिल्कुल छाट रखा है पीस, वो ही मिलना है, चाहे वो जितना मर्जी शीर्षासन कर लो, जितनी यही मर्जी समझना चाहता कुंडलियां हूँ। मिला लो, कुछ यही नहीं समझना होना उनका। समझ रहे हो बात को? वो जिसे हम कहते हैं ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध, जब भी स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध होता है उसको कोई तपोबल से तो उसको कोई माइल्ड कर सकता है, वरना किसी सामान्य ज्योतिषाचार्य के बस की बात नहीं होती है। कोई तपस्वी संत महात्मा ही कोई मिल जाए, जो कि कलयुग में मिलना दुर्लभ है, दुर्लभ है, असंभव के साथ। तो बात अलग है। अन्यथा जो विधि का विधान है ना, उसको काटना लगभग लगभग असंभव है। असंभव है। तो विधि का विधान में जो अपने दृढ़ कर्म होते हैं, खास करके नेगेटिव दृढ़ कर्म जो होते हैं, इनको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं दुनिया का कोई भी ज्योतिषी कोई ऐसा उपाय नहीं दे सकता कि कोई व्यक्ति सोचे कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता।
हाँ समस्याएं आ गई हैं तो उनको थोड़ा सा डाउन करने के लिए, थोड़ा इलाज करने के लिए जरूर हमारे पास समाधान है, और उस समाधान को खोजती हैं माँ पार्वती। माँ पार्वती हम बच्चों की चिंता करती हैं, हम सब उनकी संतान हैं, और वो भगवान शिव से बार बार प्रश्न पूछती रहती है, अलग अलग एंगल से पूछती रहती है कि हम मानव का किस प्रकार से कल्याण हो सकता है। हो सके, सही बात है, ना? प्रकृति है। हाँ, दूसरा तो एक ये था, मैच मेकिंग हम लोग भी बताते हैं, समझाते हैं, पर जिनके पास्ट कर्मास में काफी नेगेटिविटी होती है मंगेश जी, उसको हम भी क्या, कोई नहीं बचा सकता। बस भगवान भरोसे है, उन लोगों को इस चीज को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। ये हमें चार्ट में पता लग सकता है क्या कि इनका जो हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना हाँ, मेरा वीडियो है, अब मुझे उसका नाम याद लिंक, नहीं आ रहा, हाँ मुझे लिंक हमारे या यूट्यूब फिर अपने चैनल ग्रुप में पर। लिंक भेज देंगे सर। अब मुझे तो खुद को याद नहीं आ रहा किस नाम से वो है, कभी ये मूड हुआ तो कभी करा दो। वो शायद पता नहीं कर्म वाले उसमें करवा रहा था मैं। वो एक था। दूसरा एक सवाल था, ऐसा था कि काफी टाइम, मतलब पहले जमाने में इनफैक्ट काफी टाइम ये भी देखा है कि बेकार बैठा हुआ लड़का, उसकी शादी कराओ उसके बाद ही ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कहते थे। ये क्या सूत्र है? नारी शक्ति जब सर पे चढ़ के बैठ जाती है तो एकदम एक्टिव हो जाता है वो। अच्छा। वो माँ बाप के तो काबू आता नहीं है, तो उसके काबू आ जाता है। देखो पहले बुजुर्गों के पास हर चीज का एक ही सॉल्यूशन था, वो था विवाह। विवाह। तो विवाह समाज में एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। लड़का आवारा हो गया है तो बोला शादी कर दो, लड़का कमाता नहीं है तो बोला शादी कर दो, शादी कर दो, लड़का माँ बाप की नहीं सुनता तो बोला शादी कर दो। शादी कर दो। सही बात, सही मतलब बात। मैक्सिमम चीजों का एक ही सॉल्यूशन कि शादी कर दो। शादी करो। शादी करने से होता क्या है कि उसको जिम्मेवारी का एक एहसास होता है, जिम्मेवारी का एक एहसास पैदा करने के लिए जो है उस चीज में कर दिया जाता है, शादी कर दी जाती है, ताकि फिर लोग अच्छे तरह से सुना सके कि अब तो तेरी शादी हो गई, अब तो तू एकदम सुधर जा, अब तो कमाने खाने लग, अब तो तेरा परिवार है। तो उसके अंदर एक डीप, एक तरह से जिम्मेवारी का एहसास हो जाता है। तो 70% ये मामला बिल्कुल सटीक बैठता है। तो 70% दादा जो है दादागिरी छोड़ देते हैं। सही बात है। लेकिन ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखें? ज्योतिष पॉइंट ऑफ से मंगेश जी, लेडी लक का एक कंसेप्ट है हमारे ज्योतिष के अंदर। ओके। यानी स्त्री जो है लक्ष्मी रूप है, जी। और जब वो हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो एक प्रकार से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे जीवन में आता है। और लक्ष्मी ही हमारी वृत्ति रूपेण है, यानी वृत्ति रूपेण का मतलब तो हमारी देने वाली रोजगार देने वाली माँ लक्ष्मी है, जिम्मेवारी देने वाली माँ लक्ष्मी है। हर प्रकार की जिम्मेवारी को निभाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, उसको देने वाली माँ देवी है। तो जब देवी का हमारे जीवन में प्रवेश होता है तो उससे व्यक्ति का जीवन रूपांतरित हो जाता है, और ये निश्चित रूप से होता है। अब जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र थोड़ा बहुत भी ठीक बैठा है, अगर उसकी शादी कर दोगे तो शुक्र में निखार आ जाता है, और शुक्र लक्ष्मी रूप है, यानी उसके जीवन में लक्ष्मी एक्टिवेट। शादी करने का सीधा सीधा मायने है कि हमने उसके जीवन में लक्ष्मी को एक्टिवेट कर दिया है। समझ गया। सही बात, सही बात, समझ गया, आ गई बात समझ। तो ये खैर पुरुष के लिए तो 90% केसेस में ऐसा होता है कि शादी के बाद जो है उनका जीवन पॉजिटिव रूप से, सकारात्मक रूप से बहुत अच्छा हो जाता है। सही बात है। खास करके उनके कैरियर में, उनके कमाने के ढंग में, रहन सहन के ढंग में, सोसाइटी के ढंग में। तो एक प्रकार से स्त्री हमें जीना सिखाती है, पुरुष को जीना सिखाने में, मतलब जिए कैसे जाता है और इस संसार में रहा कैसे जाता है, ये
स्त्री से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। अगर मर्द को सभ्य बनाने का कार्य करती है तो वो स्त्री करती है। एकदम सही। तो जीवन में अगर स्त्री ना हो तो व्यक्ति अच्छा खासा असभ्य हो जाए। तो ये चीज, तो विवाह जो है इंसान को सभ्य बनाने का एक तरीका है। तो ये बड़े बुजुर्ग हमारे बावले नहीं थे, ये डायरेक्ट ब्लूटूथ से ज्ञान लेके बैठे हुए थे। है तो इनको हर चीज का सॉल्यूशन पता था। यस सर। अच्छा, मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए तो वो कहते थे बच्चा कर लो। कितनी बड़ी जबरदस्त रेमेडी बताते थे वो। कोई उपाय नहीं, बोला बच्चा कर, बच्चा कर लोगे, बोला झगड़ा कम हो जाएगा। बोला पहला बच्चा हो गया, बोला फिर भी झगड़ा हो रहा, बोला दूसरा कर लो। बोला फिर नहीं मान रहा, बोला तीसरा कर लो। और जब 3 बच्चे 4 बच्चे हो जाए वो अच्छा मान जाएगा। जब तक है वो एकदम सेटिंग में आ जाता है। ये कुछ प्रैक्टिकल उपाय हैं जो पूरे विश्व में, केवल हिंदुस्तान के अलावा कहीं पर नहीं, ना ऐसी रिसर्च है और ना ऐसी रेमेडी। पूरे पृथ्वी लोक पे हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं है। कहीं नहीं। सही है सर। ठीक थैंक है यू सर, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। बहुत